दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश एडेड जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन का 9वां प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम कुल 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो एडेड जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के अलावा अन्य परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए भी उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट संख्या 9। दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट है, इसका पहला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? ऑप्शन है आपके बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध या प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो सही उत्तर है दोस्तों, सही उत्तर है आपका बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध यानी ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए सर्वाधिक निर्णायक युद्धों में से एक था। दोस्तों बक्सर का युद्ध मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल सम्राट की सम्मिलित सेनाओं और अंग्रेजों के मध्य 1764 में हुआ था और इसमें अंग्रेज विजयी रहे थे। बक्सर का युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ था क्योंकि भारत में अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं बचा था। अगला प्रश्न है, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कौन सा नेता कहीं भी शामिल नहीं हुआ था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल या राजेंद्र प्रसाद। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। दोस्तों अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर महात्मा गांधी बंगाल के नोआखली में होने वाले सांप्रदायिक दंगों को शांत करा रहे थे, इसलिए वो स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं हो पाए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड जो कि 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था, कहाँ से आपको जगह बताना है? तो सही उत्तर है कोलकाता से। दोस्तों हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। इसका प्रकाशन मई 1826 में कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ था। इसके प्रकाशक और संपादक पंडित जुगुल किशोर थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? तो उत्तर है देखिए अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है दोस्तों। अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 से 1946 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और आज़ादी के पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। आज़ादी के बाद लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी रही हैं 1978 से 1984, राजीव गांधी 1985 से 1991 और सोनिया गांधी 1998 से 2017 तक कांग्रेस के सबसे लंबे कार्यकाल तक अध्यक्ष रहने वाली रही हैं सोनिया गांधी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो सही उत्तर है नागालैंड, ऑप्शन बी। दोस्तों नागालैंड सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है। बांग्लादेश से असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की सीमाएं टच करती हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है आपके माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप या सलसेट। तो सही उत्तर है सलसेट द्वीप। दोस्तों सलसेट द्वीप भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है और इस पर मुंबई शहर स्थित है। माजुली द्वीप एशिया का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील है और माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। दोस्तों भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सलसेट है और माजुली एशिया का सबसे बड़ा ताजे पानी का द्वीप है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी पद्मा। दोस्तों बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में ही पद्मा की मुख्य धारा में ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है, जहां से इसकी संयुक्त धारा को जमुना के नाम से जाना जाता है और आगे चलकर इसमें मेघना नदी भी मिल जाती है। संयुक्त रूप से ये मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है?
तो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे, ये जो है भारत की कृषि से संबंधित, कृषि और मृदा से संबंधित महत्वपूर्ण शोध करने वाला संगठन है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार भारत को दोस्तों 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। तो सही उत्तर है, भारत को कुल 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है, जबकि सब जो यानी उप कृषि इकोलॉजिकल क्षेत्र जो हैं वो 60 कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्र हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है, 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं और 60 उप कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में भारत को बांटा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों देवप्रयाग गढ़, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है और ये अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, देवप्रयाग। दोस्तों देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं। देवप्रयाग उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक माना जाता है और इस संगम के बाद यानी भागीरथी और अलकनंदा का संगम जहां देवप्रयाग में होता है, उसके बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन +5 कब आयोजित हुआ था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, पृथ्वी सम्मेलन +5 का आयोजन दोस्तों वर्ष 1997 में हुआ था। 1997 में जो है देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष बैठक का आयोजन किया गया था। ये रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कि रियो में पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था और ये 1997 में, इसलिए कि 92 + 1992 + 5 यानी 1997 होगा। तो सही उत्तर है, पृथ्वी सम्मेलन +5 का आयोजन 1997 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट नहीं है? ऑप्शन है हिमालय, विंध्यन, उत्तर पूर्वी भारत या पश्चिमी घाट। तो सही उत्तर है विंध्यन। दोस्तों देखिए भारत में जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं ये हिमालय का क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिमी घाट, ये भारत के जैव विविधता तप्त स्थलों के अंतर्गत आते हैं। विंध्यन क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है। तो सही उत्तर है, भारत के बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में हिमालय, उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिमी घाट स्थित हैं। अगला प्रश्न है, किसे भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, प्रणब मुखर्जी या फिर नानाजी देशमुख। तो सही उत्तर है भारत रत्न दोस्तों महात्मा गांधी को नहीं दिया गया है। महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था और भारत रत्न पुरस्कार की परंपरा 1954 से शुरू की गई है। प्रथम भारत रत्न चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यानी सी राजगोपाला, इनको शॉर्ट फॉर्म में CR भी कहा जाता था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को 1954 में प्रथम बार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। इसमें से सुभाष चंद्र बोस, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख सभी को मिला है भारत रत्न, लेकिन महात्मा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसकी तिथि सही नहीं है? भारत छोड़ो आंदोलन 1940 ईस्वी, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1875 ईस्वी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए आपका सही नहीं है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा हुई थी और गांधी जी ने इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। दोस्तों इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी जो है मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशन में शामिल नहीं है? ऑप्शन देखिए, सौर शक्ति, वनीकरण, नाभिकीय शक्ति या अपशिष्ट ऊर्जा परिवर्तन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाभिकीय शक्ति जो है ये भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशन में शामिल नहीं है। इस मिशन में जो शामिल हैं सौर शक्ति, वनीकरण, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन और देखिए इसके अलावा राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी प्रणाली परिरक्षण मिशन और राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, इसमें नाभिकीय शक्ति शामिल नहीं है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? तो सही उत्तर है 1993। 1993 में यमुना एक्शन प्लान या यमुना कार्य योजना को प्रारंभ किया गया था। और दोस्तों गंगा कार्य योजना की शुरुआत, देखिए जो गंगा कार्य योजना है इसके द्वितीय चरण को यानी 1985 में गंगा कार्य योजना गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था। उसके द्वितीय चरण के रूप में 1993 में यमुना एक्शन प्लान चलाया गया और यमुना एक्शन प्लान का प्रथम चरण अप्रैल 1993 से 2003 तक चलाया गया था। अगला प्रश्न बताना है आपको दोस्तों कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है दोस्तों, ये आपका सही सुमेलित है। राजाजी उत्तराखंड में है, सही सुमेलित है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, ये भी सही सुमेलित है। पिन वैली जम्मू कश्मीर, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि पिन वैली जो है ये जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो याद रखिएगा, पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसलिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दोस्तों जनगणना से संबंधित है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर यानी TFR, जिसको कि 60 में टोटल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है, ये कितनी है? तो सही उत्तर जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर 2.4 है। तो सही उत्तर 2.4 भारत की TFR है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री के साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर है? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये राज्य हमारा मेघालय है। मेघालय में स्त्री और पुरुष साक्षरता के प्रतिशत दरों में सबसे कम अंतर 3.1% है। यहाँ पर पुरुष साक्षरता दर 76% और स्त्री साक्षरता दर 72.9% है। लेकिन अगर जो पुरुष और स्त्री के साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर वाले और राज्यों की बात की जाए तो मेघालय के बाद मिजोरम, फिर केरल और नागालैंड का स्थान आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है वर्ष 2004। दोस्तों भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू की गई थी और 2007 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का विलय सर्व शिक्षा अभियान में कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है मिर्च, कुम्हड़ा, मटर या मूली। तो सही उत्तर है मिर्च। दोस्तों मिर्च में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए एलोवेन मोजैक। एलोवेन मोजैक गंभीर बीमारी है किस फसल की? ऑप्शन है बैगन, भिंडी, मटर या पत्ता गोभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, एलोवेन मोजैक दोस्तों भिंडी के पौधों की एक बीमारी है। इसमें रोगग्रस्त पत्तियों पर धारियां दिखाई देती हैं, पीली पीली धारियां, और उसके बाद ये पूरा पत्ता पीला पड़ जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? कैप्सेसिन, कैरोटीन, एंथोसाइनिन या फिर लाइकोपिन। तो सही उत्तर है लाइकोपिन। दोस्तों लाइकोपिन नामक वर्णक के कारण टमाटर का रंग लाल होता है और टमाटर के गहरे लाल रंग के लिए ये लाइकोपिन उत्तरदायी है। और सेब के फल में लाल का कारण एंथोसाइनिन नामक वर्णक होता है। कैरोटीन गाजर के लाल रंग के लिए और नारंगी रंग के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कौन सा पादप हार्मोन है? तो सही उत्तर है साइटोकाइनिन। दोस्तों साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन, इनको फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। ये ऐसे रसायन होते हैं जो पौधों के विकास को विनियमित करते हैं। और पादप हार्मोन कई प्रकार के होते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एथाइलिन। अगला प्रश्न दोस्तों, गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है किसका?
तो आप जानते हैं गोल्डन चावल विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। गोल्डन राइस या सुनहरे चावल में विटामिन ए या इससे भरपूर चावल की किस्म का प्रदान जो है विकास किया गया है आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से। धान के जीनोम में 2 जीनों का समावेशन किया गया है। कैरोटीनॉयड जैव संश्लेषण पथ द्वारा शुरू किया जा सके और इनमें बीटा कैरोटीन यानी प्रोविटामिन ए का उत्पादन और एकत्रण होता है। तो सही उत्तर है गोल्डन चावल बीटा कैरोटीन या विटामिन ए का प्रमुख स्रोत होता है। अगला प्रश्न है संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% आरक्षण जो है आरक्षित किया गया है, 30% स्थान। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन। दोस्तों 73rd अमेंडमेंट के अनुसार ग्राम पंचायतों में इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया और अनुच्छेद 243 घ के अनुसार प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये अनुच्छेद याद रखिएगा, अध्यादेश मतलब 1, 2, 3। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है और इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्र में न होने के दौरान जारी किया जा सकता है यदि राष्ट्रपति को ये लगता है कि इस समय किसी ऐसे विनिधान की जरूरत है। तो सही उत्तर है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में वर्णित है। अगला प्रश्न है दोस्तों हरित खेती या ग्रीन एग्रीकल्चर जो हरित कृषि है इसमें क्या सन्निहित है? ऑप्शन देखिए जैविक खेती और बागवानी पर जोर, बागवानी और पुष्पकृषि पर ध्यान केंद्रित करते समय कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों से बचाव, समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति और समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, और चौथा है खाद्य फसलों बागवानी और पुष्प कृषि पर जोर। तो सही उत्तर है दोस्तों हरित खेती के अंतर्गत समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति और समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन शामिल है। और आप जानते हैं कि हरित खेती जो है दोस्तों इसमें वास्तव में इसको संरक्षण कृषि कहा जाता है और हरित खेती शब्द विशेष रूप से चीन के द्वारा उपयोग में लाया गया है और भारत में हरित खेती का जो ये अवधारणा है उसका प्रतिपादन डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने किया है। अगला प्रश्न है एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो सही उत्तर है गांधीनगर गुजरात में। दोस्तों 1 मार्च 2015 को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की स्थापना गांधीनगर गुजरात में की गई है और ये एक विशेष आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा है। अगला प्रश्न जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912/1000। दोस्तों उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912/1000 है। तो ये जनगणना जो है इसके आधार पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। अगला प्रश्न है भारत में धीमी कृषि विकास की गति के लिए कौन सा प्रभावी कारण है? ऑप्शन है ग्रामीण निर्धनता, शहरी निर्धनता, कुशल श्रमिक या शहर से गांव की ओर पलायन। तो सही उत्तर है ग्रामीण निर्धनता। दोस्तों भारत में धीमी कृषि विकास के लिए ग्रामीण निर्धनता प्रमुख कारक है। ग्रामीण निर्धनता इसलिए क्योंकि इससे कृषक खेती में उन्नत तकनीक का निवेश नहीं कर पाते हैं। कृषिरत अधिकांश भारतीय जनता शहरों के बजाय गांव में निवास करती है, इसलिए शहरी निर्धनता का कृषि विकास पर अल्प या नगण्य प्रभाव पड़ता है, जबकि शहर से गांव की ओर पलायन सर्वथा असत्य है। तो इसलिए सही ऑप्शन ए होगा। धीमी कृषि विकास के लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऑप्शन ए सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण या प्रभावी कारण है। अगला प्रश्न सामान्य विज्ञान से संबंधित है। साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है क्या? आपको बताना है। तो सही उत्तर है कृत्रिम मौसम। दोस्तों साइटोट्रॉन ऐसा यंत्र है जिससे कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है।
अगला प्रश्न विशेष आर्थिक जोन के प्रारंभ से है। आपको बताना है स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब घोषित की गई थी। तो सही उत्तर अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी। और ये किस लिए, तो ये प्रभावी आयात निर्यात नीति में निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2000 को विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक धर्म था किस प्रकार का। तो सही उत्तर है ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी था। दोस्तों प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है, इसमें हमें बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। आर्य कई प्रकार के देवताओं को जो है पूजा पाठ करते थे और इसमें जैसे द्यू, वरुण, पूषण, मित्र, विष्णु, अश्विन, इंद्र, पर्जन्य, रुद्र, मरुत और अग्नि, बृहस्पति और सोम आदि थे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी था और आर्य कई देवताओं की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, आपको बताना है। तो महाभिनिष्क्रमण दोस्तों बुद्ध का जो गृह त्याग था उसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में या महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और देखिए महात्मा बुद्ध का जो गृह त्याग अवस्था 29 वर्ष के अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया था, इसको बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और उन्होंने कुशीनारा में अपना शरीर त्याग किया था 80 वर्ष की आयु में, जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में भक्त संतों का सही कालानुक्रम बताइए। इसमें जो भक्त संत हैं कबीर, नानक, चैतन्य और मीराबाई। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए कबीर, नानक, चैतन्य और मीराबाई। दोस्तों कबीरदास का जन्म 1398 में हुआ था। गुरु नानक 1469 में पैदा हुए थे। चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 में हुआ था और मीराबाई 1498 में। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है। तो ये है दोस्तों 61वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का 61वां संविधान संशोधन 1988 में पारित किया गया था, जिसमें मताधिकार की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला प्रश्न मौलिक कर्तव्यों की संख्या से है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो आप जानते हैं भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है और वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था संविधान में की गई है। अगला प्रश्न करेंट अफेयर से है, देखते हैं। 26 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष देखिए IMF द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जनवरी 2021 जारी की गई। इससे संबंधित कुछ कथन हैं। इसके अनुसार 2020 में वैश्विक विकास दर 3.5% आकलित की गई, सही है। 2021 में भारत की विकास दर 11.5% रहने का अनुमान है, सही है। और 2020 में भारत की विकास दर 8% आकलित की गई है। तो दोस्तों इसमें से तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है आकाश NG यानी नई पीढ़ी मिसाइल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 25 जनवरी 2021 को DRDO द्वारा उड़ीसा के तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज से इस मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया गया, सही है। और यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो दोस्तों ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं, तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 26 जनवरी से 30 मार्च 2021 के मध्य किस मंत्रालय द्वारा आयु संवाद अभियान मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी आयोजित की गई थी। तो सही उत्तर है दोस्तों ये है आयुष मंत्रालय। दोस्तों आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली द्वारा आयु संवाद अभियान मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी आयोजित किया गया। ये आयुर्वेद और कोविड-19 महामारी पर जन जागरूकता फैलाने के सबसे बड़े जन जागरण अभियान में से एक है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए आयुष मंत्रालय द्वारा आयु संवाद यानी मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है 25 जनवरी 2021 के मध्य सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास एम्फेक्स
21 कहाँ आयोजित किया गया था? तो सही उत्तर एम्फेक्स 21 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 24 जनवरी 2021 को किस राज्य में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान शुरू किया जाएगा? तो सही उत्तर पंख अभियान दोस्तों, पंख योजना ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत है। पंख का उद्देश्य है पी से प्रोटेक्शन, ए से अवेयरनेस, एन से न्यूट्रिशन, के से नॉलेज और एच से हेल्थ एंड हाइजीन। तो सही उत्तर है ये योजना दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रारंभ की गई है। तो सही उत्तर मध्य प्रदेश में पंख योजना शुरू की गई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के तहत। अगला प्रश्न है 30 दिसंबर 2020 को किसे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार दिया गया था? तो सही उत्तर है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद कुमार को दोस्तों वर्ष 2020 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों रीजनिंग से संबंधित है। आपको बताना है जिस प्रकार से 23 का संबंध 72 से है, 38 का संबंध किससे है? तो यहाँ पर आपको देखिए 23 गुणे 3 प्लस 3, तो आपका कितना हो जाएगा? 23 तियाँ 69 और 3 72 हो जाएगा। 23 गुणे 3 प्लस 3, देखिए 23 गुणे 3 प्लस 3 आप जोड़ेंगे तो ये 72 हो जाएगा। उसी प्रकार आपको बताना है 38 गुणे 3 तो ये हो जाएगा 117। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न रीजनिंग से संबंधित है, कथन और निष्कर्ष से आधारित है ये प्रश्न। कथन है कि अशिक्षित लोगों का समाज में अन्य लोगों द्वारा शोषण किया जाता है। निष्कर्ष है कि लोग केवल अशिक्षित लोगों का लाभ उठाते हैं। ये कथन ये निष्कर्ष नहीं निकलता है। और दूसरा, शिक्षित लोग समाज में अशिक्षित व्यक्तियों का शोषण करते हैं, ये भी निष्कर्ष पूरी तरह से सही नहीं है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि कह रहे हैं कि अशिक्षित लोगों का समाज में अन्य लोगों द्वारा शोषण किया जाता है। इससे न तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है, क्योंकि समाज में केवल शिक्षित अशिक्षित ही नहीं बल्कि अन्य प्रकार के लोग भी हैं। और यह भी स्पष्ट नहीं है कि केवल शिक्षित लोग ही अशिक्षितों का शोषण करते हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। न तो निष्कर्ष 1 निकलता है और ना ही 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द संख्या चुनना है आपका। ऑप्शन है 69, 59, 61 और 53। तो सही उत्तर दोस्तों इसमें से 69 जो है एक भाज्य संख्या है। 69 किससे भाज्य होती है? देखिए 69 में आप 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, यानी 23 गुणे 3 ये 69 हो जाएगा। लेकिन 59, 53 और 61 ये जो हैं अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनमें से विषम जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विक्रम को याद है कि उसके पुत्र विहान का जन्मदिन 25 दिसंबर के बाद है, और विक्रम की पत्नी को याद है कि विहान का जन्मदिन 23 दिसंबर के बाद लेकिन 27 के पहले है। तो देखिए 25 के बाद और 27 के पहले, तो कौन सा दिन आता है? ये है 26। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। विहान का जन्मदिन 26 दिसंबर को पड़ता है। अगला प्रश्न है, एक घड़ी प्रत्येक 15 मिनट एक दिन में 15 मिनट आगे हो जाती है। यदि उसे दोपहर 12 बजे सही सेट करके चलाया जाता है तो प्रातः 4 बजे वह क्या समय दिखाएगी? तो दोस्तों 24 घंटे में घड़ी 15 मिनट आगे होती है। आप जानते हैं कि 12 बजे दोपहर से प्रातः 4 बजे के बीच 16 घंटे का अंतर होता है। तो 16 घंटे में घड़ी कितनी आगे होगी? इसको ऐसे आप कर सकते हैं, देखिए 15/24 गुणे 16, तो सही उत्तर कितना हो जाएगा? 15 गुणे 24। तो आप इसको हल कर लीजिए, 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, 30/3 बराबर 10। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 10 मिनट। तो आपका उत्तर हो जाएगा 4:10 पर प्रातः 4:10 पर जो है घड़ी 4 बजे 4:10 दिखाएगी।
अगला प्रश्न है, एक विशिष्ट कोड भाषा में आकाश का अर्थ लाल, लाल का अर्थ टमाटर, टमाटर का अर्थ दूध, दूध का अर्थ मृदा तथा मृदा का अर्थ सफ़ेद है। तो दी गई कोड भाषा में पौधा किस में उगता है? तो आप जानते हैं पौधा मृदा में उगता है और मृदा का अर्थ सफ़ेद होता है, इसलिए सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 का आकार कितने करोड़ रुपए का है? तो सही उत्तर है, देखिए 5,50,270.78 करोड़। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। 5,50,270.78 करोड़ रुपए वर्ष 2021-22 का यूपी का बजट है। तो दोस्तों ये थे आज के 50 प्रश्न जो आपके जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों ये प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक योग्यता परीक्षा यानी पेट परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।